दोस्तों, आपको अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए उसकी लव लैंग्वेज को समझना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर और आपके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी और रिश्तों में कड़वाहट आएगी। दोस्तों, अधिकतर शादियों के न चलने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो अपने पार्टनर की लव एक्सप्रेस करने की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, जिसके कारण उन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी और अपने पार्टनर की लव को एक्सप्रेस करने की लैंग्वेज के बारे में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दी 5 लव लैंग्वेजेस बुक की समरी को, जिसके ऑथर हैं दोस्तों गैरी चैपमैन। ये उनकी बेस्ट सेलिंग बुक है दोस्तों। ऑथर गैरी चैपमैन कहते हैं कि लव यानी कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। लव के बारे में जो पहली चीज़ आप सीखते हैं वो है फैमिली से प्यार करना। दोस्तों, मेरे हिसाब से लव का मतलब है सैम एंड ग्रेस, जो कि मेरे मॉम एंड डैड हैं, जो मुझे पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा प्यार करते रहे हैं। अगर ये लोग मुझे इतना प्यार नहीं देते तो शायद मैं ये बुक लिखने के बजाय अभी तक प्यार ही ढूंढ रहा होता। दोस्तों, मेरे लिए घर का मतलब कैरोलिन भी है, जिसके साथ मेरी शादी हुए 40 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी कि अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, मगर प्यार की लैंग्वेज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका पूरी दुनिया में एक ही है। दोस्तों, अपनी शादी के इतने सालों बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि लव यानी कि प्यार की 5 इमोशनल लैंग्वेजेस होती हैं। इन 5 लव लैंग्वेजेस का यूज करके ही हर कोई अपने लव और इमोशन का इजहार करता है। दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने अपने स्पाउस यानी कि अपने लाइफ पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझ लिया और उसे बोलना सीख लिया तो आप एक लॉन्ग लास्टिंग और प्यार भरी मैरिड लाइफ का सीक्रेट जान सकेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के पहले चैप्टर के बारे में, जो है शादी के बाद प्यार का क्या होता है। दोस्तों, एक बार मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि मैं एक मैरिज काउंसलर हूँ, और तो उस आदमी ने सवाल किया कि शादी के बाद प्यार का क्या होता है। उस आदमी की 3 शादियाँ हो चुकी थी। उसकी पहली शादी 10 साल टिकी दोस्तों, दूसरी शादी 3 साल और तीसरी शादी 6 साल तक टिकी। अब अपनी 3 शादियों के फेल हो जाने के बाद वो हैरान था कि आखिर शादी के बाद प्यार कहाँ चला जाता है। उसकी पहली शादी 3-4 साल तक अच्छी चली, फिर उनका एक बेबी हो गया दोस्तों, और बेबी के आने के बाद उसकी वाइफ की सारी अटेंशन उसके नए बेबी की ओर चली गई। पति को लगने लगा कि जैसे घर में उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जब उसने ये बात अपनी वाइफ को बताई तो उसका कहना था कि 24 घंटों तक नर्स बनके बेबी की देखभाल करना कोई मजाक नहीं है, बल्कि उसे भी इस काम के लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए। अपनी वाइफ की ये बातें सुन करके उसे और भी बुरा लगा। फिर उनके बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे दोस्तों, जिसकी वजह से उनके बीच प्यार जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं गई थी। फिर एक दिन दोनों इस बात के लिए सहमत हो गए कि उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए, और इस तरह से उनकी पहली शादी टूट गई। और उनकी दूसरी शादी शुरुआत से ही अच्छी नहीं थी दोस्तों। सिर्फ 6 महीनों की डेटिंग के बाद ही दोनों ने शादी कर ली थी। उन्हें अपने हनीमून पे इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि वे कभी इसे भुला ही नहीं पाए। दोस्तों, शादी से पहले दोनों के बीच में काफ़ी रोमांस और प्यार था, लेकिन असली जंग तो शादी के बाद शुरू हुई। फिर जल्दी ही ये दूसरी शादी भी नहीं टिक पाई दोस्तों, और उस आदमी का एक बार फिर से डिवोर्स हो गया। फिर 3 साल बाद वो एक लड़की से मिला जिससे उसने 2 साल डेटिंग करने के बाद शादी कर ली। इस लड़की के साथ शादी करने से पहले उसके रिश्ते बड़े अच्छे थे। इस लड़के के जितना पॉजिटिव व्यक्ति उसे आज तक नहीं मिला था, मगर शादी के कुछ महीनों बाद ही वो छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करने लगी थी, जैसे तुमने कूड़ा बाहर क्यों नहीं डाला, कपड़े सुखाने के लिए क्यों नहीं डाले। फिर कुछ दिनों के बाद उस आदमी के कैरेक्टर पर भी उसने सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो उसे कहती थी कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है। उसकी शिकायतें रोज रोज बढ़ती जा रही थी और वो नेगेटिव बिहेव करने लगी थी।
उसकी मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था और फिर एक दिन उस आदमी ने अपनी थर्ड वाइफ को भी छोड़ने का मन बना लिया। उसके दिल में उस लड़की के लिए प्यार खत्म हो चुका था और इस तरह से उनका तीसरी बार डिवोर्स हो गया। ऐसे हजारों लोग हैं जो शादी के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। ज़्यादातर शादियाँ इसलिए नहीं टूटती कि उसे बचाने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि लव को रॉन्ग वे में एक्सप्रेस किया गया था। फिर वे अपने फ्रेंड्स, थेरेपिस्ट और काउंसलर से वजह पूछते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस सवाल का सीधा जवाब है कि मैरिड लाइफ में एक रोमांटिक लव की डिजायर होना ह्यूमन साइकोलॉजिकल मेकअप है दोस्तों। इसलिए आपको अपने पार्टनर को टेंशन देने की जरूरत है और आपको उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हर इंसान की एक डिफरेंट लव लैंग्वेज यानी कि प्यार की भाषा होती है। इसीलिए आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी होगी, जिससे आप एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी मैरिड लाइफ का मजा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बात करते हैं हम इस बुक के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है कीपिंग द लव टैंक फुल, यानी कि प्यार के लव टैंक को फुल रखना। हर किसी का एक इमोशनल लव टैंक होता है। जब भी कोई पर्सन लव की प्राइमरी लैंग्वेज में रिसीव करता है तो उसका लव टैंक भरने लगता है दोस्तों, और इस तरह से लोगों को लव की फीलिंग होती है। और जब हमें अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में प्यार नहीं मिलता तो ये टैंक खाली होता जाता है और हमें फील होता है कि हमारी लाइफ में लव यानी कि प्यार की कितनी कमी है। जब ये टैंक्स खाली होने लगते हैं तभी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। इंसान जब प्यार में पड़ता है दोस्तों तो उसे लगता है कि ये रिलेशन अब हमेशा के लिए है। फिर कुछ टाइम बाद, जैसे कि 2 महीने, 2 साल या फिर 3 साल बाद, हर रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको अपने स्पाउस यानी कि अपने लाइफ पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। अगर उसका लव टैंक फुल है तभी वो आपको भी भरपूर प्यार दे पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है फॉलिंग इन लव यानी कि प्यार में पड़ना। ये चैप्टर थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है और उदास करने वाला भी है। मैं आपको इस चैप्टर में किसी के प्यार में पड़ने का एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि बगैर किसी डिटेल्स के मैं इस बात को एक फनी वे में ख़त्म करूं, क्योंकि आपको फॉलिंग इन लव का प्रोसेस बताते हुए मैं रियलिस्टिक रहना चाहता हूं। हो सकता है कि आपको ये कुछ पेसिमिस्टिक लगे। इस पर्सपेक्टिव का मतलब समझ आता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो प्यार में पड़ते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, फिर लास्ट में अलग हो जाते हैं दोस्तों। ये दुख की बात है मगर सच है कि हमारे कल्चर में आज डिवोर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। मैंने देखा है कि 2 साल के इनिशियल लव फेज के बाद लोग पार्टनर पाने के नेचर का दूसरा साइड देखना शुरू कर देते हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। उन्हें ये सोच करके ज़्यादा पेन और हर्ट होता है कि वो प्यार में कितने अंधे थे। प्यार का नशा जब उतरता है तो कड़वी रियलिटी उनके सामने आती है, जो उन्हें और भी ज़्यादा रूड बना देती है। फिर उनके रिश्तों में छोटा सा रीज़न भी, जैसे सिंक में बाल का मिलना, तकरार की वजह बन जाता है और लोगों के सामने उन्हें झूठ मूठ के खुश होने का दिखावा करना पड़ता है दोस्तों। मैं आपको इस बात का एक सॉल्यूशन दे सकता हूं दोस्तों। फॉलिंग इन लव हर किसी के साथ होता है दोस्तों। अगर हर कपल को ये रियलाइज हो जाए कि वे अपने किस एक्टिव चॉइस की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर वे एक दूसरे को प्यार करना भी सीख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने कहा था कि फॉलिंग इन लव का प्रोसेस एक टेम्परेरी इमोशनल एक्सपीरियंस होता है और रियल लव तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक इमोशनल फीलिंग इन लव प्रोसेस शुरू ना हो जाए दोस्तों। फैक्ट तो ये है कि हर रिलेशनशिप अलग होता है और इस चैप्टर का मेन फोकस ये समझाना है कि फॉलिंग इन लव तो इजी है दोस्तों, मगर उस प्यार में बने रहना मुश्किल काम है। दरअसल ये बिल्कुल अलग टास्क है। आपको प्यार के रास्ते में 1000 मुश्किलें मिलेंगी, कई चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, मगर आपको गिव अप नहीं करना है। हर हाल में अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। और बेस्ट पार्ट है कि जब आप साथ मिल करके इन सभी हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स को फेस करके बाहर आए तो आपका रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं इस बुक के 4th चैप्टर के बारे में, जो है लव लैंग्वेजेस। और प्यार की पहली भाषा है दोस्तों वर्ड ऑफ अफर्मेशंस। मेरे हिसाब से आपके पार्टनर की एक्सप्रेसिवली दिल खोल करके आपकी तारीफ करने से आपको हद से ज़्यादा खुशी मिलती है और आप अच्छा फील करते हैं। तो आपको भी अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना चाहिए
उन्हें प्यार के बदले प्यार देना चाहिए। ये आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज हो सकती है दोस्तों। इसे समझो और इसी के हिसाब से अपने रिश्ते में आगे बढ़े। एक बार एक औरत 9 महीने से अपने पति को अपने बेडरूम में पेंट करने के लिए मना रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा था। तो वो औरत अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर के मेरे पास आई। मैंने उसे समझाया कि वो उसका हस्बैंड जो भी कुछ करे उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए कॉम्प्लीमेंट दो और उसके बाद देखो जादू। उस औरत ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसका जादू चल गया। उसके हस्बैंड ने खुशी खुशी उसका बेडरूम पेंट कर दिया। जरूरी नहीं है कि हर बार एक्शन वर्ड से लाउडर हो दोस्तों। वर्ड ऑफ अफर्मेशन किसी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ये है तो इसका मतलब है कि जब कोई आपको रियल कॉम्प्लीमेंट दे, आपसे कहे आई लव यू, साथ ही अगर दूसरी ओर किसी की इंसल्ट से आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आपके दिल में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मेरी एडवाइस यही है, कभी भी अपने पार्टनर के इमोशंस को हर्ट ना करें। ये बात हमेशा याद रखें, वरना एक जरा सी मिस्टेक भी आपके पार्टनर का दिल दुखा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं लव लैंग्वेज की दूसरी भाषा के बारे में, जो है क्वालिटी टाइम दोस्तों। इस चैप्टर में आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी कन्वर्सेशन एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये आपके स्पाउस की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो आपको ये टिप्स डेफिनेटली यूज करनी चाहिए। अब हो सकता है कि ये आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ना हो, फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए ये कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम जरूर निकालें। एग्जाम्पल के लिए एक बार एक औरत ने मुझे बताया कि मेरी और मेरे हस्बैंड की कभी भी फाइट नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके रिश्ते में कभी कोई हार्डशिप नहीं आई, बल्कि इसीलिए उन्हें किसी चीज़ के लिए फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनका आपस में कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा रहता था, इसलिए उन्हें कभी भी फाइट नहीं की। अब उन्हें ये अच्छे से मालूम हो गया था कि अपने स्पाउस के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम ही ना हो। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये आपके रिश्ते की चाबी है दोस्तों, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। अपना हर काम उसके साथ मिल करके करें, साथ में की गई एक्टिविटीज़ को पूरी वैल्यू दे, फिर आपका पार्टनर भी आपको उतनी अटेंशन देगा और आपसे भरपूर प्यार करेगा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अटेंशन ना मिल पाने की वजह से आपका पार्टनर हर्ट भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिश्तों में दरार डालती हैं दोस्तों, जैसे आपके पार्टनर की बात न सुनना, डिस्ट्रैक्शन और अपनी खास डेट्स को पोस्टपोन करना। आप ये सब अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लव लैंग्वेज के बारे में, जो है रिसीविंग गिफ्ट। गिफ्ट्स एक्चुअली लव का विजुअल सिंबल होते हैं दोस्तों। वो इंसान जिसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट लेना होती है, उन्हें अपने पार्टनर से गिफ्ट लेने में बेहद खुशी होती है दोस्तों। गिफ्ट मिलने से उन्हें लगता है कि कोई है जो उनकी केयर करता है। उन्हें ये चीज़ इतनी खुशी देती है कि एक स्मॉल डेली जेस्चर का अब्सेंस उन्हें हर्ट कर सकता है दोस्तों। गिफ्ट का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है। गिफ्ट वो होता है जो दिल से दिया जाए और उसमें देने वाले की सच्ची फीलिंग्स हो, फिर चाहे ये छोटा सा ही क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन आपके पार्टनर को खुशी दे सकता है अगर आपने उसे दिल से दिया है तो। आपका पार्टनर इसके पीछे आपका प्यार और इंटेंशन देखेगा। कभी कभी गिफ्ट देने से पहले आपको अपने पार्टनर की एप्रिसिएशन भी मिलती है दोस्तों। और जैसे कि हमने पहले कहा है, अगर ये आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो अपने पार्टनर को गिफ्ट दे करके खुश करते रहिए। पहले उनकी पसंद की चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए, फिर डिसाइड करें कि कौन सा गिफ्ट कैसे दिया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लव लैंग्वेज के बारे में, जो है एक्ट ऑफ सर्विसेज। एक्ट ऑफ सर्विसेज का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ लव का एक बेहद जरूरी पार्ट है दोस्तों। लोगों को फीलिंग ऑफ नेसेसिटी के बजाय लव और कंपनसेशन के साथ एक्ट ऑफ सर्विसेज पर एफर्ट करना चाहिए दोस्तों। किसी भी मैरिड लाइफ की एक बहुत ही डेलिकेट लैंग्वेज होती है दोस्तों, पर इसे अगर आप कंपनसेशन के साथ केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाए तो कोई भी मैरिड कपल कंप्लीट हार्मोनी के साथ खुश रह सकता है दोस्तों। अगर आपने लव को चूज किया, यानी कि आपने प्यार को चूज किया है, तो इसे कुछ ऐसे एक्सप्रेस करें कि आपका स्पाउस यानी कि आपका लाइफ पार्टनर उस प्यार को फील कर पाए, और तभी ये एक्ट इमोशनली इफेक्टिव होगा दोस्तों। ये काम किसी भी गिल्ट या फियर या फिर रिजेक्शन की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर इन वजहों से आप ये काम कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों।
जैसे अब मैं आपको जिम की स्टोरी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जेनिस नाम की एक औरत थी, उसने अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। उसने बताया कि 20 साल तक वो अपने हस्बैंड की सेवा करती रही, मगर उसके पति ने हमेशा उसे डोरमेट की तरह ट्रीट किया। वो हमेशा उसे इग्नोर करता था और उसके साथ मिसबिहेव भी करता दोस्तों। उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ह्यूमिलेट करता था। उसे फिर भी अपने पति से नफरत नहीं थी। उसने कभी भी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहा, मगर लास्ट में वो इतनी तंग आ चुकी थी कि अब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। और उस औरत ने एक्ट ऑफ सर्विसेज पूरे 20 सालों तक की, मगर उसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं था दोस्तों। वो अपने पति के लिए सारे काम एक गिल्ट और फियर की वजह से करती है दोस्तों। एक एक्ट ऑफ सर्विस तब माना जाता है दोस्तों जब उसे अपने पार्टनर का प्यार मिलेगा, जब आपका पार्टनर उससे ये कहेगा लाओ ये काम मैं करता हूँ, और दिल से आपकी हेल्प करेगा दोस्तों, आपका बर्डन कम करने की कोशिश करेगा और साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लव लैंग्वेज के बारे में, जो है फिजिकल टच। मुझे लगता है कि फिजिकल टच वो एक्शन है जो हमारी सोल को भी टच करता है दोस्तों। सिर्फ सेक्सुअली इंटीमेसी ही इसका मतलब नहीं है। आपका सिंपली अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के उसके साथ बैठे रहना भी इसके अंदर आता है दोस्तों। बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक पार्टनर फिजिकल टच को सिर्फ सेक्सुअली इंटीमेसी के साथ जोड़ करके देखता है, जबकि दूसरे पार्टनर के लिए इसका मतलब हाथ पकड़ कर के बात करना या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो सकता है दोस्तों। इसे कंबाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है, हर किसी को अपने रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज करना सीखना चाहिए दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी मुसीबत के वक्त एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि फिजिकल टच लव का एक पावरफुल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। मुश्किल वक्त में हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, तो जब भी वो उदास लगे तो उसे एक टाइट हग दे करके उसका मूड आप अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। इससे उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते और बात करते हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है डिस्कवरिंग योर प्राइमरी लव लैंग्वेज, यानी कि अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज को पहचाना। 5 तरह की डिफरेंट अलग अलग प्यार की भाषाओं को बताने के बाद अब मैं उन मेथड्स पर आपसे बात करूंगा जिससे आप अपने और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को डिस्कवर कर पाएंगे दोस्तों। इसके करने के पीछे 2 बेसिक रीजन है। पहला तो ये कि आपको अपनी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, और दूसरा ये आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर क्या प्रेफर करता है दोस्तों। मैं यहाँ पर बॉब की एक स्टोरी बताना चाहूँगा, जिसे लगता है कि फिजिकल टच थ्रू इंटीमेसी के साथ साथ वर्ड ऑफ अफर्मेशन उसके लिए प्राइमरी लव लैंग्वेज है दोस्तों। यहाँ मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से आदमी ये समझने की गलती करते हैं कि जो उन्हें पसंद है वही उनके पार्टनर को भी अच्छा लगता है दोस्तों। उन्हें लगता है कि औरतें भी फिजिकल टच का मतलब सिर्फ सेक्स ही समझती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर किसी औरत को अपने पार्टनर से एप्रिसिएशन, लव और केयर मिले तो वो खुद ही फिजिकल इंटीमेट होना चाहेगी। पहले आपको अपनी लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल कन्फ्लिक्ट कम से कम हो। जो कपल अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज समझ लेते हैं उन्हीं के बीच ज़्यादातर गहरा प्यार होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है लव इज ए चॉइस। अपनी मैरिड लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का एक ही तरीका है दोस्तों कि आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझें और उसे हर रोज एक दूसरे को लव करने का वादा करें, जिससे आपका लव टैंक हमेशा फुल रहेगा। इस चैप्टर में रीडर्स के लिए एक सवाल है और ये जानने की कोशिश की गई है दोस्तों कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि कपल अपना गुस्सा और पास्ट की गलतियों को अनदेखा करके एक दूसरे की लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। मेरे पास इसका ये जवाब है कि बेसिकली प्यार सही और गलत दोनों रीजन्स की चॉइस होती है दोस्तों। प्यार में जब एक पार्टनर से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक मैरिज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इसमें सही और गलत दोनों डिसीजन हो सकते हैं, तो दोनों पार्टनर को अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना चाहिए और माफ़ करना भी सीखना चाहिए दोस्तों। हर किसी को अपने लाइफ पार्टनर की कदर करनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें लाख बुराइयाँ हों, मगर उसके साथ एक राइट इमोशन के साथ डील करना ही सच्चा लव है। आपके बीच कितना भी आर्ग्यूमेंट क्यों ना हो, फिर भी फोकस करें और प्यार करना कभी ना छोड़ें।
हर रिलेशनशिप में स्पार्क होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आदमी और औरत दोनों इसके लिए तरसते हैं। इस बुक के ऑथर ने यही एडवाइस दी है कि अगर आप अपनी लव लाइफ मेंटेन रखना चाहते हैं तो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को सीखें और साथ में माफ़ी मांगना और माफ़ करना भी, जो कि आपको किसी भी टफ सिचुएशन में एक साथ जोड़े रखेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है लव मेक्स द डिफरेंसेस। साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि दरअसल लव आपकी दूसरी नीड्स जैसे कि सिग्निफिकेंस, सिक्योरिटी और सेल्फ एप्रिसिएशन के साथ भी एक कनेक्शन फॉर्म करता है दोस्तों। ये प्रूव हो चुका है दोस्तों कि जब आपके पार्टनर का प्यार आपको सेफ फील कराता है, ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है दोस्तों। ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप किसी को उतना ही प्यार करते हैं जब पहली बार मिले थे। आप इसे एक ब्लेसिंग समझ सकते हैं दोस्तों। जब आपको प्यार मिलता है तो आपको फील होता है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है दोस्तों, और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है दोस्तों। अगर मैरिड लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के अपने पार्टनर के साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। लव सिर्फ एक सॉल्यूशन ही नहीं है, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म भी है दोस्तों, जहाँ पर एक अनलिविंग स्पाउस भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिविंग बन सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है लिविंग द अनलवली। मेरा ये चैप्टर अपने रीडर्स के क्वेश्चन पर आधारित है दोस्तों। उस रीडर का नाम है एंड, जिसका सवाल है कि क्या कोई किसी अनलव्ड पर्सन को प्यार कर सकता है दोस्तों। ये सवाल सुनकर के मुझे और मेरी वाइफ को हमारी मैरिड लाइफ के कुछ टफ एक्सपीरियंस याद आ गए। हम भी उस दौर से गुजरे हैं जब हम दोनों बहुत आर्गुमेंट्स करते थे। हमें एक दूसरे पर इतना गुस्सा आता था कि हर छोटी छोटी बात पर हमारी लड़ाई हो जाती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। हमारे इश्यूज इतने बढ़ गए थे कि हमारा मैरिड लाइफ में लव के कॉन्सेप्ट पर से यकीन ही उठ गया था दोस्तों। तब हमने एक साथ बैठ करके एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट किए बगैर सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। गुस्से और हेट के बजाय हमने सॉफ्ट मैनर में एक दूसरे की बात सुनी और समझी। हमने बिना किसी एक्स्ट्रा डिमांड के ऑनेस्ट सजेशन दिए, जिससे हमारा प्यार भरा रिश्ता बरकरार रहा। और इस सब का रिजल्ट ये निकला कि हमने अपनी लैंग्वेज ऑफ लव डिस्कवर की। किसी अनलव्ड पर्सन को प्यार करना किसी के लिए भी एक बेहद टफ जॉब हो सकती है दोस्तों। हेट का प्राइमरी रिएक्शन भी हेट और गुस्सा ही होता है। जब रिलेशन में प्यार की कमी होती है तो लव टैंक ड्राई हो जाता है, सेल्फ एस्टीम टूटने लगती है और फिर आपस में दूरियां बढ़ने लगती है दोस्तों। इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज ना भूल जाएं। इस लव लैंग्वेज को उसके दिल के पास पहुंचने के लिए यूज करें। उसे यकीन दिलाएं कि आप उसे समझते हैं, और ये सब करके आप अपनी हैप्पीनेस फिर से पा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे ऑथर बात करते हैं चिल्ड्रन एंड लव लैंग्वेज के बारे में। ये चैप्टर अपने बच्चों की लव लैंग्वेज समझने के बारे में दोस्तों। आपको अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और लविंग रिलेशनशिप डेवलप करना होगा दोस्तों। यहाँ मैंने अपनी शादी के बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज किए हैं, और उन कपल्स के भी जिनकी मैंने इतने सालों तक काउंसलिंग की है, ताकि मेरी इस बुक का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ जाए। मैंने रिलेशनशिप और मैरिज में आने वाले कई डिफरेंट सिचुएशन और इश्यूज भी डिस्क्राइब किए हैं दोस्तों, जिन्हें मैंने काउंसिल किया है। इस चैप्टर में मैंने बताया है कि बच्चे अपनी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लव को शो करने के लिए कैसे डिफरेंटली एक्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे की हैबिट है कि वो अपने पेरेंट्स से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन लेता है, तो उसे हमेशा पेरेंट्स की गिफ्ट लेने की चाहत रहेगी। ये उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज। अगर हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्राइमरी लव लैंग्वेज के बारे में पता हो, तो वो इसी हिसाब से अपने बच्चों की परवरिश करके उन्हें एक मेंटली स्टेबल पर्सन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और जब बच्चों की लव लैंग्वेज को इग्नोर किया जाता है, तो वो उनके बचपन को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है दोस्तों। इस बुक में मैंने हर लव लैंग्वेज के लिए 2 एडिशनल सजेशन भी दिए हैं। मैंने हस्बैंड और वाइफ के लिए प्रोफाइल सर्वेज भी डिस्क्राइब किया दोस्तों, क्योंकि इससे प्राइमरी लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है दोस्तों। ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है दोस्तों कि वो अपने बच्चों की लव लैंग्वेज की नीड को समझे और उन्हें मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली पूरा प्यार और सपोर्ट दे। आगे दोस्तों, ऑथर इस बुक में पर्सनल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर 5 लव लैंग्वेजेस का रिकैप करता हूँ। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशन का एक बहुत ही इफेक्टिव और जरूरी पार्ट होता है दोस्तों, और 5 लव लैंग्वेजेस किसी भी सिचुएशन को बदल सकती हैं। मगर ये तभी संभव होगा दोस्तों जब एक पार्टनर दूसरे की लव लैंग्वेज में बात करेगा। लोग कई सारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस, हिस्ट्री और बैगेज
के साथ एक शादीशुदा लाइफ में एंटर करते हैं। हर किसी की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है दोस्तों, अपना एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है। हर कोई शादी को लेकर के अपने एक डिफरेंट सोच और अप्रोच रखता है दोस्तों। आपके बीच कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर फिर भी कभी अपने पार्टनर को इमोशनली हर्ट ना करें। जब कोई कपल आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेता है तो वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए और शादी को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीख लेता है दोस्तों। ये बुक का फाइनल चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर में मैंने सारे लेसन्स को दोबारा से बताया है जिससे आप सभी को एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल सके। इस बुक का असली मकसद सारे मैरिड कपल्स तक पहुंचना है दोस्तों। आपको बुक से समझ आएगा कि लेखक इस बारे में कितना डेस्परेट है। तो फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। दी 5 लव लैंग्वेजेस लव के बारे में ग्रेट स्टोरी है दोस्तों, जो अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसे फील किया जाता है। इसके लिए अपने पार्टनर को स्पेस और टाइम दें, उन्हें इम्पोर्टेंस दें, उन्हें स्पेशल फील कराएं। मैं यही सजेस्ट करता हूं दोस्तों कि अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज डिस्कवर करें, ताकि आप भी उसे सीख करके उनसे उनकी लव लैंग्वेज में बात कर सकें, जो उन्हें ढेर सारी खुशियां देगा। आप अपने पार्टनर से कैसे प्यार का इजहार करते हैं, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपके पार्टनर को आपसे कोई शिकायत है तो उस पर गौर कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए कि वो आपसे किस तरह के बिहेव को एक्सपेक्ट करता है दोस्तों। मैरिज में एक रोमांटिक लव की डिजायर हर ह्यूमन के साइकोलॉजिकल मेकअप में डीपली रूटेड होती है दोस्तों। हर एक को चाहिए कि वो अपने लाइफ पार्टनर को वैल्यू दें और अपने रिश्तों में एफर्ट डालें, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना सीखें। और लव लैंग्वेज के ये सिंपल बेसिक टिप्स फॉलो करके आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी बुक्स की समरी को देख करके अपनी लाइफ को इन्हेंस करना चाहते हैं, हैप्पीनेस और इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।